बादल धीरे धीरे घने होते जा रहे हैं और चिंता बढ़ा रहे हैं मेरी। फ्रूटी है काफी। सोर्स क्या है? मेरी बीवी के अंदर ऐसे मानना था। अब जा रहे हैं यहाँ की मोनेस्ट्री की तरफ। नाम पता नहीं है, पता करके आपको बताते हैं कौन सी मोनेस्ट्री है। फाइनली हमें लिफ्ट मिल गई और हम जो है वापस मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विथ अनुपम में। आज तारीख 10 मार्च 2025, दिन सोमवार, और हम हैं समय कल्पा, हिमाचल प्रदेश में। कल शाम हम यहाँ पहुँचे थे और हमारा स्टे इसी होटल हिम पैराडाइज में था। आज का हमारा सफ़र ताबो तक का है। रास्ते में हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विजिट करेंगे और साथ ही आज हम स्पीति घाटी में प्रवेश भी करेंगे। आज का सफ़र भी रोमांच से भरपूर रहेगा। बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह 8:15 बजे हम रेडी होकर लगेज पैक कर चुके थे। आज सोमवार है तो सुबह सुबह किन्नर कैलाश भगवान के दर्शन करने के लिए बालकनी में आए। देखा मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और ऊपर की सारी पीक्स बादलों में खो गई हैं। ब्रेकफास्ट अभी रेडी नहीं है तो मैं यहीं गलियों में चहलकदमी कर रहा था। दोस्तों, यहाँ भी दूर दूर तक हर खेती लायक ज़मीन के टुकड़े पर सेब के बगीचे लगे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि हाथ काँप रहे हैं और कैमरा होल्ड करना मुश्किल हो रहा है। चलिए देखते हैं, शायद ब्रेकफास्ट रेडी हो गया हो। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ एक ग्रुप टूर के टूरिस्ट आए हुए हैं तो काफ़ी रश का माहौल है। ब्रेकफास्ट के लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ा। फिर इतनी गाड़ियों के ड्राइवर्स और दूसरे स्टाफ को भी रेडी होकर चाय नाश्ता करते करते थोड़ी देर हो गई। इतने रश के बावजूद भी कल रात डिनर से लेकर आज सुबह ब्रेकफास्ट तक होटल स्टाफ ने सब कुछ काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। कुल मिलाकर हमारा इस होटल का एक्सपीरियंस भी अच्छा ही रहा। थोड़ा जल्दी हम यहाँ से इसलिए निकलना चाहते थे क्योंकि आज भी ताबो तक 170 किलोमीटर का सफ़र तो है ही और हमें 2 टूरिस्ट स्पॉट पर रुकना भी है। खैर चलो, हम 10:15 बजे तक यहाँ से रवाना हो ही गए। अभी हमें कल्पा से रिपोंगपिओ होते हुए NH5 पर जाना है, जो हमारे साथ साथ खाब संगम तक रहेगा। उसके बाद हम NH505 पर चलेंगे क्योंकि वहाँ से NH5 शिपकीला पास की तरफ मुड़ जाएगा। अब आगे के सफ़र में रास्ता और डेंजरस और रिस्की होता जा रहा है। ये एरिया शूटिंग स्टोन्स यानी पहाड़ों से पत्थर गिरने के लिए कुख्यात है। लैंडस्केप भी एकदम ड्राई और पथरीला हो गया है। पहाड़ों की बनावट देखकर ही लगता है कि ये बस ढहने की कगार पर ही खड़े हैं। दोस्तों, इन सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण से लेकर मेंटेन रखने का सारा निजाम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के हाथ में है। सलाम है इस संगठन के जज्बे को, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने वाले टास्क को बखूबी अंजाम देते हैं और अधिकांश समय इन सड़कों को यातायात के लिए उपलब्ध रखते हैं। यहाँ कहीं तो सड़क पर ऊपर पहाड़ से पानी गिरता रहता है तो कहीं हिमस्खलन सड़क को रोक देता है। यहाँ भी भारी हिमस्खलन यानी एवलांच ने सड़क को बंद कर दिया था। कई फुट मोटी बर्फ की परत को काटकर रोड क्लियर की गई है। सड़क के दोनों तरफ जो हीप्स दिख रहे हैं वो मिट्टी नहीं है बल्कि बर्फ है, जो ऊपर पहाड़ से खिसक कर नीचे आई है। लगातार गाड़ियां चलने से जो कीचड़ उड़ रहा है उस कारण ये गंदी होकर मिट्टी जैसी दिखाई दे रही है। इस समय सतलज नदी लगभग सड़क के लेवल पर ही बह रही है और हम पहुंचे हैं स्पिलो, जो एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर चले थे कि एक लैंडस्लाइड को क्लियर करने का काम चल रहा था तो हमें कुछ देर यहाँ रुकना पड़ा। यहाँ से बस थोड़ा और चले तो दूर पहाड़ पर एक एवलांच अपनी आंखों से ही देख लिया। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई झरना है, पर यह बर्फ है जो खिसक कर पहाड़ से नीचे आ रही है। पास ही सड़क के किनारे फिर से बर्फ का एक ढेर मिला, जो पहले कभी हुए एवलांच का नतीजा था। दोस्तों, मैंने इस यात्रा की शुरुआती वीडियोस में ही आपको बताया था कि इस इलाके में लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स और एवलांच आए दिन होने वाली घटनाएं हैं। दोस्तों, दोपहर के 12 बजे हैं और हम पहुंच गए हैं पूह। यहाँ कमल जी ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और इसी बीच हमने यहाँ के नज़ारों को निहारते हुए कैमरे में कैद करने की कोशिश की। कोशिश शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ डिफेंस से रिलेटेड कुछ एस्टेब्लिशमेंट हैं जिन्हें मैं अपने कैमरे से दूर रखना चाहता था।
इस यात्रा के दौरान कई बार ऐसे स्थान मेरे सामने से गुजरे, पर मुझे लगा कि ये कैमरे में नहीं आना चाहिए। मैंने इस सीरीज के दूसरे पार्ट में आपको बताया था कि किन्नौर में प्रवेश के लिए विदेशी यात्रियों को परमिट लगता है। दोस्तों, वो जानकारी गलत थी। असल में ये वो जगह है जहाँ से आगे जाने के लिए विदेशी यात्रियों को इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है। हमारे ड्राइवर कमल जी को चाय वाय पीने का ज्यादा शौक तो है नहीं, तो वो तो चाय के लिए कभी गाड़ी कहीं रोकते नहीं है, बल्कि हमें ही बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अब चाय पी लेनी चाहिए। अब यहाँ पेट्रोल के लिए रुके थे तो हमने सोचा चलो चाय पी लेते हैं, पर वो यहाँ मिली नहीं, तो चलो आगे चलते हैं। बस अब 10-12 किलोमीटर बाद हम स्पीति घाटी में एंटर होने ही वाले हैं। ये डबलिंग ब्रिज है, यहीं पर सुरक्षा जांच चौकी है जहाँ विदेशी यात्रियों के परमिट चेक होते हैं। यहीं आसपास से NH5 शिपकीला पास की तरफ बढ़ जाता है और एक दूसरा रोड NH505 हमें स्पीति की तरफ ले जाता है। NH505 पर आकर हम कुछ ही दूर चले थे और पहुंच गए खाप संगम पर। हम यहाँ कुछ देर रुकेंगे। आपको बताता चलूं कि जिस घाटी में हम इस समय पहुंचे हैं उसे हंगरंग वैली के नाम से जाना जाता है और यहाँ से हिमालय की एक 6800 मीटर ऊंची चोटी रियो पुरगिल दिखाई देती है। पर आज मौसम बादलों भरा है तो वो तो दिखने से रही। चलो खाप संगम को ही समझते हैं। खाप संगम ये वो पॉइंट है जहाँ स्पीति नदी और सतलज नदी का संगम होता है। इस स्थान का नाम खाब या खाबो है और यहाँ इन दो नदियों का संगम होता है, तो इसलिए इसे खाप संगम कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक तरफ से मटमैला पानी लिए सतलुज नदी आ रही है और दूसरी तरफ से जो निर्मल जलधारा आ रही है वो स्पीति नदी है। सतलज नदी जब तक फ्लोइंग स्टेट में रहती है तब तक ये मटमैली ही रहती है, क्योंकि ये जिस इलाके से आती है वहां से काफी सारी सिल्ट अपने साथ लेकर आती है। जब ये कहीं कुछ देर ठहरती है और इसकी सिल्ट नीचे बैठ जाती है तब इसका पानी हरे रंग की आभा लिए दिखाई देता है। तिब्बत से भारत में प्रवेश करने के बाद सतलुज नदी ने बमुश्किल यहाँ तक 10 या 20 किलोमीटर का सफर तय किया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जैसे एक आम टूरिस्ट के लिए ये सतलुज का वेलकम पॉइंट है। दोस्तों, ये पुल सतलुज नदी के ऊपर बना है। स्पीति नदी तो पुल के दूसरी तरफ से आ रही है। इस पुल को पार करते ही हम स्पीति नदी की घाटी यानी स्पीति वैली में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, यहाँ एक ढाबा है जो इस दुर्गम इलाके में भी लगभग पूरे साल पर्यटकों को और दूसरे राहगीरों को अपनी सेवाएं देता है। हमने भी यहाँ गर्मा गर्म चाय का लुत्फ लिया और चल दिए अपने आगे के सफर पर। स्पीति वैली में आपका स्वागत है। शांत, वीरान और एक सर्द घाटी, प्रकृति का एक ऐसा स्वरूप जिसे देखकर उसे एडमायर करने के लिए एक अलग तरह का सौंदर्य बोध होना चाहिए। वेजिटेशन का नामो निशान नहीं, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। हालांकि अभी तो शुरुआत है, इस सफेद रेगिस्तान का असली स्वरूप तो आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों, टेक्निकली तो हम स्पीति घाटी में आ चुके हैं। अब जाहिर है ये स्पीति नदी का किनारा है तो ये स्पीति घाटी ही होगी, पर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम किन्नौर जिले में ही हैं। अभी अगले 60 किलोमीटर तक हम किन्नौर जिले में ही रहेंगे, भले ही हम स्पीति वैली में आ चुके हैं। उसके बाद हम एंटर करेंगे लाहौल और स्पीति जिले में। लाहौल और स्पीति दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं जो प्रशासनिक दृष्टि से एक ही जिले में हैं, जिसे लाहौल और स्पीति जिले के नाम से जाना जाता है। दोपहर के 1:45 बजे हैं। खाप संगम से 26 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचे हैं नाको। ये हंगरंग वैली का सबसे बड़ा विलेज है। 3625 मीटर की हाइट पर बसा ये गांव इस रास्ते पर पड़ने वाली किन्नौर जिले की आखिरी बस्ती है। यहाँ हाईवे पर काफ़ी सारे ढाबे हैं, लंच का टाइम भी है, पर हमने तय किया कि पहले घूम लेते हैं फिर खाना खाएंगे। वैसे तो टूरिस्ट व्हीकल हाईवे पर ही पार्क हो जाते हैं और यात्री पैदल ही गांव के अंदर जाते हैं, पर कमल जी ने कहा कि जहाँ तक कार जा सकती है वहाँ तक चलते हैं। हालांकि 300-400 मीटर तक ही गाड़ी अंदर जा पाई, उसके बाद हम पैदल चल पड़े। नाको, जहाँ आकर हमें एक बसे बसाए गांव में भी वीराने वाली फीलिंग्स आ रही हैं। सुनसान रास्ते, वीरान पड़ी बस्ती, तेज ठंड और हवा की तीखी चुभन, मौसम ऐसा कि भरी दोपहर में शाम का एहसास। सच बताऊं तो अपनी इस यात्रा के तीसरे दिन मुझे पहली बार डर का एहसास हुआ। ध्यान बटाने के लिए हमने एक दूसरे से बातें करना शुरू की तो सांस फूलने लगी और गला सूखने लगा। ये सब एक्यूट माउंटेन सिकनेस के कारण हो रहा था। जिस इंसुलेटेड बोतल में हम गुनगुना पानी लेकर चल रहे थे वो हम कार में ही भूल आए और जल्दीबाजी में जो पानी की बोतल हम साथ लेकर आए हैं उसका पानी इतना ठंडा हो गया है कि हलक से नीचे उतारना मुश्किल हो रहा है। न कोई बंदा न बंदे की जात। जहाँ हमें जाना है वहां तक जाने का रास्ता आखिर किससे पूछें। ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि हमें जाना कहाँ है। यहाँ नाको विलेज में हमें देखना है वो झील
जो सर्दियों में जम जाती है। जैसे तैसे हमें एक भला मानस मिला जिसने हमें राह दिखाई। ये अपनी गाय टहला रहा था। टहलाना इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ दूर दूर तक चरने लायक तो कुछ है नहीं। खैर हम पहुंच गए उस झील पर जो सर्दियों में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती है। कुछ 40-50 सीढ़ियां उतरकर हम झील के पास पहुंच गए। सच बताऊं तो इस समय ये झील जैसी तो कतई नहीं दिख रही। ऐसा लगता है ये कोई प्लेग्राउंड है और स्नोफॉल के कारण बर्फ से ढक गया है। 500 मीटर बाई 200 मीटर की ये झील समुद्र तल से लगभग 3650 मीटर की ऊंचाई पर है। ऐसा बताया जाता है कि इसकी गहराई 60 मीटर के आसपास है। इतनी ऊंचाई पर सामान्यतः ट्री लाइन खत्म हो जाती है। यहाँ आसपास विलो और पॉपुलर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इस सर्द मौसम में उनके ऊपर से भी हरियाली गायब है। कुछ लोग इस झील के बीचों बीच मौज मस्ती कर रहे हैं, पर सच बताऊं तो हमारी हिम्मत तो इस झील में उतरने की नहीं हुई। कुछ देर हम इस झील के किनारों पर ही टहलते रहे, कुछ फोटोग्राफ्स लिए और यहाँ से वापस चल दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्षेत्र तिब्बती बौद्ध धर्म से खासा प्रभावित है। बुद्धिज्म का इतिहास यहाँ 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ लगभग हर जगह प्राचीन बौद्ध मठ या विहार मौजूद हैं। अभी हम ऐसी ही एक प्राचीन मोनेस्ट्री को देखने जा रहे हैं। ये है नाको मोनेस्ट्री, जिसकी स्थापना 11वीं सदी में हुई थी। इसे लोसावा जकांग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके माने होते हैं अनुवादक का संकुल, या यूं कहें कि भवनों का ऐसा समूह जो किसी अनुवादक ने बनाया। अनुवादक से मुराद यहाँ बौद्ध भिक्षु रिनचेन जांगपो से है, जिन्होंने इस मठ की स्थापना की। रिनचेन जांगपो के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस मोनेस्ट्री के कुछ ही हिस्से ऐसे हैं जिनकी वीडियोग्राफी की जा सकती है। यहाँ हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो तफसील से यहाँ की जानकारी दे सके। इस परिसर में घूमते हुए हमने देखा कि काफी सारे टूरिस्ट व्हीकल यहाँ पार्क हैं। चूंकि नाको में प्रवेश से लेकर अब तक हम पैदल ही बड़ी मुश्किल से चल पा रहे हैं, तो आखिर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ तक कैसे पहुँची, ये जानने के लिए हमने ड्राइवर से बात की और बस यही हमसे बड़ी चूक हो गई। अपनी टैक्सी तक पहुँचने के लिए हम भी उनके बताए रास्ते पर चल पड़े। सुनसान सड़क पर लगभग 3 किलोमीटर चलते हुए हमें एहसास हुआ कि हम भटक गए हैं। वापस मोनेस्ट्री की तरफ जाने का मतलब था 3 किलोमीटर की फिर पैदल यात्रा, कड़कड़ाती ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण फूलती सांस। फ्रस्ट्रेशन अपने चरम पर था। तभी किस्मत से हमें एक पिकअप वाहन में लिफ्ट मिल गई और हम मोनेस्ट्री तक पहुंच गए। लौट के बुद्धू घर को आए। इतना भटकने के बाद आखिर उसी रास्ते से ही वापस जाना पड़ा। और क्या भैया, अब चलो भैया, खाना खिला दो कमल भाई, भूख लगी यार बहुत तेज। खाना खाओ। अब हमने तो खाया, हमने तो बोला। क्या खाया तुमने? वही दाल चावल था। अरे कैसे चलाओगे यार? तो वही मैं तभी तो आपको ड्रॉप किया था। हाईवे के ढाबों के पास आकर एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। हर ढाबे पर भीड़ भाड़ थी और साथ ही वॉशरूम्स का अभाव था। वॉशरूम तो थे पर उनमें ताले जड़ रखे थे। कारण पानी की कमी। जब सारा आलम बर्फ हो तो पानी कहाँ से आए? टंकी में ये देखिए, ये बर्फ जमी हुई है। टंकी का पानी पूरा जमा हुआ है। खैर जैसे तैसे काम निकाला और बमुश्किल हासिल हुए लंच से अपनी भूख मिटाई और चल दिए ताबो की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की मंजिल ताबो अब यहाँ से 62 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते पर चलते हुए अभी हम और भी हाइट गेन करेंगे, क्योंकि अभी हमें एक पास यानी पहाड़ी दर्रा क्रॉस करना है। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकली ये एक पास ही है, क्योंकि यहाँ तक अल्टीट्यूड लगातार बढ़ेगा, फिर दूसरी घाटी में प्रवेश के लिए उतराई चालू हो जाएगी। यही है वो जगह जो तकनीकी रूप से तो एक पास है, पर इसे मलिंग नाले के नाम से जाना जाता है। ये 4000 मीटर से थोड़ी ही कम ऊंचाई पर है। ये वाटर बॉडी, जिसे मलिंग नाला कहते हैं, इस समय फ्रोजन कंडीशन में है। लगातार पानी रिसने की वजह से ये क्षेत्र समर्स में खतरनाक लैंडस्लाइड प्रोन जोन बन जाता है। अब इसके बाद हम सुमदो तक थोड़ा नीचे उतरेंगे। इस समय स्पीति नदी हमारे बगल से ही बह रही है। हम उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जिधर से ये आ रही है। इस एरिया को काली ढांग कहते हैं। शायद यहाँ पत्थरों के गहरे रंग के कारण इसे यह नाम मिला होगा। हालांकि मैं इस बात को लेकर कंफर्म नहीं हूँ। लीजिए दोस्तों, इस पुल को क्रॉस करते ही हमने प्रवेश कर लिया है लाहौल और स्पीति जिले में। इस स्थान का नाम सुमदो है। यहाँ एक पुलिस चेक पोस्ट है जहाँ एंट्री करानी पड़ती है। यहाँ भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि ज़्यादा वीडियोग्राफी करना संभव नहीं है। अब यहाँ से ताबो की दूरी 28 किलोमीटर रह गई है और रोड कंडीशन भी थोड़ी चेंज हो गई है। अभी सुमदो तक हम 2 लेन रोड पर सफर करते हुए आए थे। लैंडस्लाइड वाले एरियाज को छोड़ दें तो रोड कंडीशन एकदम बढ़िया थी। अब सिंगल लेन रोड है
और उसकी कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है। यहाँ इस हाईवे से राइट साइड में जो रोड डाइवर्ट होकर निकल रहा है वो ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ जा रहा है, जो यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक बौद्ध भिक्षु संत तेंजिंग की 585 साल पुरानी मम्मी है, जिसे एक कांच के एंक्लोजर में सुरक्षित रखा गया है। टाइम की कमी के कारण हम वहाँ नहीं जा पाए। अब आगे काफी दूर तक ये लैंडस्केप ऐसा ही रहेगा, सूखे पहाड़ और उनके शिखर पर बर्फ, नीचे बहती कांच जैसी पारदर्शी स्पीति नदी, सकरी सड़क जिस पर 2 कार भी एक दूसरे को रफ्तार कम किए बिना क्रॉस नहीं कर सकती। हालांकि सड़क की कंडीशन उतनी भी खराब नहीं है जितना मैंने इसके बारे में सुन रखा था। ऐसे दुर्गम इलाके में सड़क है, यही क्या कम है। प्रकृति इनको खराब करने में कोई मुरव्वत नहीं बरतती और बीआरओ की टीम इसे मेंटेन रखने में कोई कोताही नहीं करती। चलिए बातों बातों में ही हम पहुंच गए हैं ताबो। आज का हमारा स्टे यहीं पर है। यहाँ आज हम किसी होटल में नहीं बल्कि एक होम स्टे में रुकेंगे। वैसे भी यहाँ सर्दियों में होटल्स बंद ही रहते हैं और यदि बंद ना भी हो तो भी होम स्टे में रुकना एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि ये एक अलग ही तरह का अनुभव होता है। हम तलाश रहे हैं फुनशुक होम स्टे को, जिसमें हमारी बुकिंग है। ये हाईवे से थोड़ा अंदर है और वर्ल्ड फेमस ताबो मोनेस्ट्री के बिल्कुल पास में है। हाईवे से अंदर जाने के लिए जहाँ हमें मुड़ना था वहाँ से हम कुछ आगे निकल गए। फिर आगे जाके कुछ पूछताछ की तो पता चला कि हम उस जगह को पीछे छोड़ा है, तो हमें फिर वापस आना पड़ा। गाड़ी पार्क करके हमें सकरी गलियों में से थोड़ा अंदर जाना पड़ा। इन जगहों की एक बात मैंने मार्क की है, कभी कभी काफ़ी देर तक हमें कोई मिलता ही नहीं है कि जिससे हम कुछ पूछताछ कर सकें। शाम के 6:15 बजे हैं, ज़बरदस्त ठंड है, पारा -3 डिग्री पर है, सुनसान गलियां हैं। ये सारे एलिमेंट मिलकर माहौल को डरावना बना रहे हैं। चलो, ये मिल गया हमें फुनशुक होम स्टे। चलिए अंदर चलते हैं। कोई है भी कि नहीं है? यहाँ तो कोई है ही नहीं यार। खाने की खुशबू तो आ रही है। हेलो, कोई है? हम फर्स्ट फ्लोर पर चले गए, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। फिर नीचे से कुछ आहट आई तो नीचे चले आए। झूले झूले सर झूले। बुकिंग है हमारी। यहाँ होम स्टे के ओनर मिले और हमारी बुकिंग कंफर्म करके हमें रूम दिखाने ले गए। आपको रूम दिखा देते हैं। ये रूम बढ़िया है, बेड वार्मर्स भी लगे हुए हैं। बस अब एक ही कंप्रोमाइज रहेगा कि टॉयलेट में रनिंग वाटर नहीं मिलेगा, स्टोर्ड पानी भी किफ़ायत से इस्तेमाल करना पड़ेगा। होम स्टे की सबसे बड़ी खूबी ये लिविंग रूम कम डाइनिंग रूम होता है, जिसे कहते हैं। यहाँ बीचों बीच एक सिगड़ी जलती रहती है। पहले तो इसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी किया जाता था, पर आजकल केवल पानी गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही ये कमरे को भी गर्म रखती है। सर्दियों में दिन का ज़्यादातर वक्त इसी रूम में बिताया जाता है। होम स्टे के ऑनर फुनशुक जी ने सबसे पहले तो हमें गर्मा गर्म चाय पिलाई। गपशप लगाते हुए वो अपने काम भी निपटाते रहे। डिनर के पहले मुझे जौ यानी बार्ली से बना एक लोकल ड्रिंक भी ऑफर किया। भोजन सर्व करने के लिए यहाँ परंपरागत रूप से कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल होता है, तो उसके प्रतीक के रूप में हमें भी खाना उसी में खिलाया गया। चलिए डिनर फिनिश करके आराम करते हैं। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। कल हम ताबो को एक्सप्लोर करने के बाद काजा के लिए रवाना हो जाएंगे। रास्ते में भी कुछ खूबसूरत डेस्टिनेशंस को कवर करेंगे। विंटर स्पीति सीरीज के चौथे पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो जरूर लिखें। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के अनुरोध के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।